माननीय विधायक संदीप पटेल जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जी जो मंदिर है वो, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब एक दिन मैं और मास्टर साहब ये मनोज थे, हम दोनों लोग जो है माननीय विधायक जी के यहाँ गए थे और विधायक जी का जो मिलने का लहजा था बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार मुझे लगा कि मैं ऐसे कई विधायकों से मिला हूँ, मुझे लगा कि वास्तव में उन सब से बहुत ही अच्छे माननीय विधायक जी हैं। इसलिए एक बार पुनः हम सभी ताली बजाकर माननीय विधायक जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। और आज विधायक जी हमारे गांव में उपस्थित है और इतनी बड़ी भीड़ जुटी हुई है, यह विधायक जी का स्वभाव है और हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि विधायक जी का तहे दिल से स्वागत करें। और अब रही बात कुछ हमारे गांव की जो भी समस्याएं हैं, जैसे सड़कें हैं और नालियां हैं, तो विधायक जी इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, ये सड़कें और नालियां बन जाएं। और बाकी अगर आप लगभग 4000 वोटों से जीते हैं तो अगली बार हम लगभग आपको 40,000 वोटों से हम जिताएंगे। और विधायक जी का जो नजरिया है, जो उनका ध्यान हमारे गांव या गांव सभा क्षेत्र में बना रहे, और इन सब बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवादी, जय लोहिया, जय समाजवादी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सभापति जी और मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे मेजा विधानसभा के विधायक परम आदरणीय बड़े भाई संदीप पटेल जी और हमारे बहुत ही समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता बड़े भाई श्री फतेह बहादुर सिंह जी और साथ में आए भाई रक्षा मंत्री यादव जी और यहाँ हमारे गांव के प्रधान भाई पप्पू भारतीया जी और ज्यादातर हमारे गांव से ही हमारे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, हम लोग लगभग 50 की उम्र हो गई है। यहाँ कई विधायक बने साथियों, लेकिन विधायक बनने के बाद कोई भी ऐसा नहीं विधायक हुआ जो हमारी बातों को क्षेत्र में अपने गांव में या विधानसभा में आकर सुने या हमारी समस्याओं को विधानसभा लखनऊ में रखने का काम करे, ऐसा कोई साथियों अभी तक विधायक नहीं हुआ। साथियों, छोटी हो या बड़ी समस्याएं हम देख रहे हैं। लगभग एक ही वर्ष हुए हैं हमारे विधायक जी विधानसभा में अपने विधानसभा के साथ साथ जिला प्रदेश की जो महत्वपूर्ण और गंभीर समस्याएं हुआ करती हैं, लोग विधानसभा लखनऊ में उठाने का काम करते हैं। साथियों, जब भी कभी मिलते हैं अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी के लिए जरूर बातें करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, कौन सी समस्या है, कौन हमारे स्तर की समस्या है जिसका हम निपटारा कर सके। साथियों, हर समय उसके बारे में सोचते हैं, मंथन करते हैं, लोगों से जानकारी लेते हैं और उस समस्या का निस्तारण करने का पूरा प्रयास करते हैं। साथियों, जो समस्याएं हैं गांव स्तर की, विधानसभा स्तर की, जैसे हमारे गांव में जो समस्याएं हैं, एक समस्या हमारे बहुत मुख्य समस्या है यहाँ PWD मेन रोड उर्वा मेजा मार्ग से PWD रोड 500 मीटर अनुमान से लोगों ने दे दिया था, लेकिन कम पड़ गई है, जिसके संबंध में
आज भी कह रहे हैं, इसके पूर्व भी माननीय विधायक जी से कहा था और विधायक जी ने वो प्रक्रिया भी अपने स्तर से पूरी करके विधानसभा लखनऊ भेज दिए हैं। अब साथियों, आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इस समय सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है। साथियों, विधायक निधि कितनी मिलती है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी हमारे माननीय विधायक जी ने जो समस्याएं हैं उन्होंने कहा है कि हमने तार्किक प्रक्रिया पूरी करते हुए हम पूरा प्रयास करेंगे, समस्या जो भी होगी उसका निस्तारण किया जाएगा। छोटी छोटी जो समस्याएं हैं हम ऐसा कहना चाहेंगे, आप इस तरीके से बात जिस तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके से अपने यहाँ बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसा है ना, आप सोच बता रहे हैं कि हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं। बहरहाल कोई बात नहीं है, होती है वो पैसा जितना होता है कार्यकाल पूरे 5 साल के अंदर ही खर्चा किया जाता है। जो घटेगा उसका प्रस्ताव आप पारित करके जिस समस्या का कोई अनुदान होता है आप राज्यसभा पर दीजिए, वो पैसा आएगा। लेकिन आप किसी ग्राम सभा देवे नहीं करेंगे। ये विधायक निधि में 1 लाख दे देंगे, 1 लाख से काम थोड़ी नहीं होगा। जो है हर गांव की समस्याएं हैं, समस्याएं के अनुरूप उसका पैसा जो भी होता है उसको दीजिएगा। मेरा यही कहना है। और जो सड़क है, नाली है, उसकी व्यवस्था की जाए, चाहे जिसके भी उससे की जाए। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, नाली का काम ज्यादातर गांव सभा स्तर से अपने गांव के प्राइम जो है उनके माध्यम से किया जाता है। वो भी प्रयासरत है। अपने स्तर से अभी 1-1.5 वर्ष हुआ है। अपने स्तर से काम ऐसा कोई नहीं है। जैसे हमारे प्रधान जी हैं, 1 ही वर्ष हुआ है, काम मेजिया गांव में किया गया है और आगे भी प्रयास किया जा रहा है। सड़क पर देख रहे हैं नाली की खुदाई हो रही है, उससे पूर्व में एक नाली बनी है। तो ऐसा नहीं है, काम किया जा रहा है। भाई इतनी लोगों की संख्या है तो अपनी बात रखे, जितना हो सकेगा प्रयास करेंगे। और समस्याएं तो बहुत हैं, कुछ हमारे प्रधान जी के माध्यम से हल होंगी और जो बड़ी समस्याएं हैं माननीय विधायक जी तो ऐसे हैं, आप समझ लिए, हर समय बात करते हैं कि आपके गांव में कौन कौन समस्याएं हैं, पूछते हैं कि हाँ हम हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हल हो जाए, जो काम है वो पूरा हो जाए। तो ऐसी बात नहीं है साथियों। और हमने अभी लगभग 1 महीने पहले हम लोग आपस में भी बैठ कर तय किए थे कि गाँव कौन समस्या है, माननीय विधायक जी को लिखित रूप में भी देंगे और ले लिए भी है, नोट करके रख लिए हैं, आज उनको देंगे। मैं सड़क के लिए की बात कर रहा हूँ, क्या हुआ है जो मैंने प्रस्ताव दिया, इसमें क्या हुआ? हेलो, माइक दे दे। अच्छा, 250 वाले में जोड़े हैं इसको। हाँ, मेखिया से प्रजापति थे। कब तक 250 वाले में है। अभी जो पूरी लिस्ट गई उसमें है ना यहाँ का। ठीक है। मरहा वाली को, मरहा कौन सी है? अच्छा ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों ने सुना जिस विषय पर यहाँ चर्चा हो रही थी, ऑलरेडी उस समस्या को विधायक जी ने दे दिया है, उस पर काम भी शुरू हो गया है और आपके सामने जो है उन्होंने जेल से बात करके ही बता दिया काम कहाँ तक पहुँचा। अब खैर प्रक्रिया है, उसमें समय तो लगेगा, ये बड़ी अच्छी बात है।
जो हम लोग सोच रहे थे उसका ऑलरेडी काम चल रहा है। और अगली कड़ी में मनोज यादव जी मास्टर साहब को हम आमंत्रित करते हैं जो अपनी बातों को आपके विधायक जी से हैं। विधायक जी, बड़े भाई फतेह बहादुर जी और हमारे ग्राम सभा के प्रधान माननीय पप्पू भारतीया जी, आप सभी का मैं अपने गांव में जो है हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। हमारे विधायक जी बहुत ही सरल, सहज और सहज स्वभाव के हैं। मैं तो विधायक जी के यहाँ कई बार गया और उनसे मुलाकात किया। जाने पर जो सम्मान हमें माननीय विधायक जी के यहाँ मिला, ऐसा सम्मान तो आज तक हम कई विधायक और सांसद के यहाँ हम गए हैं, लेकिन ऐसा सम्मान हम नहीं पाए जो है। और जाने पर गांव की समस्या, क्षेत्र की समस्या और विधायक जी अपनी ही समस्या बताते हैं। मैं अपने ग्राम वासियों की तरफ से कुछ जो है समस्याएं हैं विधायक जी। हमारे गांव के जो किसान हैं विधायक जी, उनको हमारे यहाँ धान क्रय केंद्र यही मेजा भोलन पे बना हुआ है, उनको धान बेचने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बड़ी यहाँ पे बाहर के लोगों का धान क्रय कर लिया जाता है और यही गांव के लोगों का धान क्रय नहीं किया जाता। उनको समय दे दिया जाता है, 1 महीने बाद लेंगे, 1.5 महीने बाद लेंगे, इस तरीके से उनको परेशान किया जाता है। और हमारे गांव के अधिकांश किसान मजबूर होकर बनिया को अपना धान बेच देते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या दिन आ गया कि हमारे विधानसभा के माननीय विधायक जी हमारे यहाँ मौजूद हैं और हम सब इस समय ऐसे विधायक के संरक्षण में हैं जो कि एक विधायक की तरह नहीं बल्कि एक भाई, एक परिवार, एक पिता और एक छोटे भाई की तरह काम कर रहे हैं। आज तक हमने बहुत विधायक बनाए, बहुत लोगों को देखा, नेता लोगों को, जहाँ शांत रहिए भाई, आप लोग थोड़ी सी बात तो कहने दीजिए, आप लोग बात कर लीजिए। अगर कोई कह रहा है तो इसी बात को सुनिए, जहाँ कमी हो उसको उस पे कमेंट करिए। तो हम ये कह रहे थे कि हमारे बीच जो विधायक जी हैं वो हमेशा ही तत्पर रहते हैं काम करने के लिए, लेकिन इनके पास कोई जाए, हर आदमी अंतर्यामी नहीं है। जैसे कि मैं एक गांव का प्रधान हूँ, मेरे कार्य क्षेत्र में 3 गांव हैं, तो 3 गांव के बीच में मुझे ये नहीं पता है किसे क्या जरूरत है, जाने पर ही पता चलेगा। तो इस तरह से लोगों की भी जिम्मेदारी रखती है। जब ले लें जब न हाँ प्रधान जी बोले डिस्कस कर लीजिए भैया, तो बोला जाए डिस्कस कर लीजिए। ना बोला। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी जाके प्रधान जी या विधायक जी को अपना ये बात बताएं कि हमें यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, हमें कोई परेशान कर रहा है, भाई हमारे यहाँ ग्राम प्रधान काम नहीं कर रहा है। उस तरह की शिकायतें करनी चाहिए। आदमी के अंदर ऊर्जा तब ज्यादा आती है जब उसका कोई विरोधी हो। अगर कोई विरोधी नहीं रहेगा, कोई हमारे बातों का सब समर्थन नहीं करेंगे तो हम लापरवाह होते चले जाएंगे। इसलिए आपसे सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोगों ने जिस तरह से अपना भाई, अपना परिवार, अपने गांव देश का जिम्मेदार समझ के हमें यह पद दिया है ग्राम प्रधान का, तो हम अपेक्षा करते हैं कि उसी तरीके से आप लोग हमसे अपने जो भी विकास के कार्यों को कह करके, सुन के, मेरी मदद करके अपने गांव का विकास करवाएं।
जो आपसे नहीं होता है, जिस बात पे आपको समझ में नहीं आती है वो बात, तो उसके लिए आप अपने से ऊपर किसी न किसी से पूछिए, मुझसे नहीं बनता है तो आप और किसी, हर गांव में जागरूक लोग हैं जो कि विधायक या प्रधान के बीच का तार है, जिनके पास इतना समय है, वो इस तरह का कार्य करते हैं कि आपकी बातों को वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे लोग की मदद लेनी चाहिए। गांव देश में विकास तभी संभव है जब गांव के लोग भी सहयोग करें। छोटे से संदेश पर हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप लोगों ने हमें विधायक बना करके उत्तर प्रदेश में भेजा, इसके लिए हम आपका और पूरे गांव के आभारी हैं। ये सही है कि हमारी ज़रूरतें बहुत हैं, और ये भी सही है कि पूरा होना चाहिए। लेकिन एक सवाल हमारा भी आपसे है, आज़ादी के 75 सालों में जैसे अगर आप किसी खेत में पौधा लगाते हैं तो पौधा लगाने के बाद उसको छोड़ तो नहीं देते, उसकी आप कटवाई करते हैं, सिंचाई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, और गुड़ाई करने के बाद जब फसल आपकी तैयार होती है तो फसल की आप कीमत तलाशते हैं, और फसल की जो कीमत मिलती है किसी भी तरीके से उससे आप लाभ हानि का निकालते हैं कि आपको लाभ हुआ कि हानि। आज 70-75 सालों में आज़ाद भारत के राजनीतिक इतिहास में हमारा लाभ हुआ सरकारों से कि नुकसान हुआ, इस पर भी हमको चर्चा करनी चाहिए। और जब तक हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम समझते हैं कि दैनिक जरूरतें, जैसे आदरणीय प्रधान जी ने कहा कि आपकी रोज की दैनिक जरूरतें हम प्रतिदिन पूरी करें, लेकिन अगर दूरगामी सोच हमारी नहीं होगी, अगर दूर की जरूरतें आपकी पूरी नहीं होगी, तो मैं समझता हूं कि आने वाला कल बेहतर नहीं होगा। नेताजी अब नहीं रहे, उन्होंने हम लोगों को एक विचारधारा दिया, एक रास्ता दिया। कांसीराम जी भी इस दुनिया से चले गए, उन्होंने भी एक विचारधारा दिया, एक रास्ता दिया। हमारे तमाम महापुरुषों ने जिन्होंने प्रयास किया कि इस देश के अंदर शोषित, दलित, गरीब परिवार जो गांव में उपेक्षा का शिकार है, अपमानित होकर जिसको जीना पड़ता है, आज़ादी के 75 सालों में भी जिसको सम्मान से जीने का मौका नहीं मिला, उसको सम्मान से जीने का कैसे मौका मिले, इसके लिए हमारे तमाम महापुरुषों ने तमाम ढंगों से प्रयास किया। लेकिन हमारी तमाम विरोधी ताकतें भी हैं जो चाहती हैं कि आपका रास्ता सुगम न हो, आपका रास्ता सरल न हो, आपका रास्ता अच्छा न हो, और वो आपके रास्ते में बाधक बन के खड़े होना चाहते हैं। हमको इस पर भी चर्चा करनी चाहिए, और यही चर्चा हमारे भाग्य और भविष्य का निर्माण करेगी। आप लोगों ने जब मुझे विधायक बनाया तो मैं समझता हूं कि जैसे मैं विधायक बनने के पहले लगभग क्षेत्रों में घूमने का प्रयास करता था, पार्टी ने कुछ जिम्मेदारी बढ़ा दिया, चूंकि आपने हमको जिम्मेदार साबित कर दिया। हम भी हार गए होते तो पार्टी हमें भी जिम्मेदार न मानती। आपने हमको जिता दिया तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुझे थोड़ा जिम्मेदार मान लिया, और उन्होंने मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी। और जब जिम्मेदारी बढ़ गई तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 10% 15% समय की कटौती पार्टी के लिए करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूं कि जब मैं पहली बार विधानसभा के अंदर गया तो हमने जब विधानसभा के अंदर राज्यपाल को सुना और विधानसभा के सत्ता दल के नेताओं को सुना तो बड़ी अंदर से पीड़ा है। जब हम खड़े हुए विधानसभा में तो मेरे सामने सिर्फ आपका चेहरा था, हमारे सामने उस बूढ़े बाप का चेहरा था जिसने पेट पे हाथ रख करके हम जैसे लोगों को पढ़ा लिखा करके बड़ा किया, और आप जैसे लोगों ने हम लोगों को विधानसभा में भेज करके इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमको आपने विधानसभा में भेजा। और जब मैं विधानसभा में खड़ा हुआ तो मैंने विधानसभा में खड़े होकर के हमारे क्षेत्र की जो मूल जरूरतें थी और समाज की जो मूल जरूरतें थी, भविष्य की जो मूल जरूरतें थी, चाहे वो लोकतंत्र बचाने का सवाल रहा हो,
चाहे क्या कहते हैं संविधान बचाने का सवाल रहा हो, चाहे नौजवानों को रोजगार देने का सवाल रहा हो, चाहे सस्ती शिक्षा देने का सवाल रहा हो, चाहे अच्छे स्वास्थ्य का सवाल रहा हो, हमने सब पर चर्चा किया। लेकिन हम लोग दुर्भाग्यशाली लोग हैं कि आज उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जो सरकार चल रही है वो सिर्फ अगर इस बात की दुश्मन होती कि आपको सड़क न देती, आपको बिजली न देती, आपको बम्बा न देती, तो समझ में आता कि चलो आपको वो गांव के अंदर कीचड़ में रखना चाहते हैं। लेकिन जो दुश्मन सरकार है, बिजली बम्बा सड़क कितना मिलेगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो बेटे को आपके अच्छा शिक्षा मिल रही थी और नौकरी का जो इंतजाम हो रहा था उसको भी इस सरकार ने छीनने का काम किया है। जो लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ रही है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि अगर एक परिवार का एक बेटा रोजगार से जुड़ जाए तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि परिवार अग्रणी हो जाता है, परिवार आगे की तरफ बढ़ जाता है। और हर बूढ़ा माँ बाप अपने बेटों को इसी उम्मीद से पढ़ाता और लिखाता भी है कि हमारे ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारी खुशहाली का सहारा बनेगा। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, इसने ये सोचा कि अगर ये पढ़ लिख कर समझदार होंगे, अगर ये सक्षम होंगे, अगर ये स्वयं निर्भर होंगे अपने ऊपर, ये जो हमारी दी हुई व्यवस्था है 5 किलो की दी हुई व्यवस्था है, 1 लाख 1.25 लाख रुपया कॉलोनी की हमारी दी हुई व्यवस्था है, हो सकता है इसको स्वीकार ना करें बल्कि राजपाट की चर्चा शुरू कर दे। इसलिए उसने हमको आपको रोजगार से दूर करने का काम शुरू कर दिया। मैं आज केवल आपसे इतना कहने आया हूँ, आप यकीन करिए आदरणीय वकील साहब हैं, आपको मैं लेकर विधानसभा से लेकर के मैं कई जगह कई बार गया। जो साथी मेरा यहाँ से जाता है आप पता कर लेना, अगर मुझे केवल सूचना मिल जाए लखनऊ के अंदर है तो उसे मैं कमरे पर बुलाकर अपने साथ ले जाकर विधानसभा के अंदर घुमाकर उसको मैं ये दिखाने का प्रयास करता हूँ कि देखो यहीं से तुम्हारे भाग्य का परिवर्तन हो सकता है और इसके बिना तुम्हारे भाग्य का परिवर्तन संभव नहीं। और मैं इसका भरसक प्रयास करता हूँ। और मैं आज आपके बीच में फिर भरोसा के साथ कह रहा हूँ कि हमारे पास आदरणीय गुरुजी आए, अनिल भाई आए, प्रदीप भाई गए, मनोज गए, संदीप से बात हुई, प्रधान जी से हमारी बात हुई, प्रधान जी से हमारी मुलाकात हुई। प्रधान जी से भी मैंने निवेदन किया कि जो आप कर सकते हो करिएगा, जो बचा खुचा होगा मेरे लायक काम आप बताइएगा, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधान जी बैठे, मैंने प्रधान जी के सामने भी आदरणीय अजीत भैया की बात मुझको अच्छी लगती है कि जानकारी जब आदमी कोई रखता है तो पूरी बात निकल कर आती है। आदरणीय अजीत भैया, मैं आपके माध्यम से गांव के लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर कुछ कहना चाहते हैं पहले बैठ जाइए, हमारा सुन लीजिए फिर कहिए। हम आपकी माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं कि सही है कि विधानसभा में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5 करोड़ रुपया विधायक निधि की घोषणा की। आज साल पूरा हो गया, हम लोगों को विधायक निधि आज तक नहीं मिली। सरकार से अभी मैं प्रश्न एवं संदर्भ समिति का सदस्य नहीं हूँ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर कमेटी बनती है विधानसभा के अंदर जो सरकार की समीक्षा करती है, उस कमेटी का मैं मेंबर बनाया गया हूँ पार्टी की तरफ से। ये भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने आपको पहली बार ही विधायक बनाने पर आपका मेजा के लोगों का उन्होंने सम्मान बढ़ाया और उन्होंने सरकार की समीक्षा वाली कमेटी में मुझको भी मेंबर बना करके उन्होंने सम्मान देने का काम। जब मैं उस कमेटी में गया तो उस कमेटी में मैंने एक सवाल उठाया कि जब विधानसभा के अंदर चुने हुए प्रतिनिधियों के सामने नेता सदन प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोल सकता है तो उत्तर प्रदेश की जनता को कैसे विश्वास दिलाया जाए। उन्होंने हमारी किसी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि हमारे सवाल को नोट करके उन्होंने विधानसभा में इसको उठाने का बात उन्होंने मेरे सामने रखी। दूसरी बात, अभी आपको एक नई जानकारी देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हम लोग का दूसरा बजट आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के हैं,
हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री थे, तो जब सदन में बैठते थे तो विपक्ष की जितनी चिट्ठियां आती थी, मैं समझता हूं कि पहले उस पर काम करते थे, फिर अपने सत्ता पक्ष के लोगों को बचे हुए धन में हिस्सा बांटते थे। लेकिन आज सीधा उसका उल्टा है। आज अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो मीटिंग बुलाई थी मंडल वाइज, आप लोग पेपर तो पढ़ते ही होंगे, मीडिया भी सुनते होंगे, देखते होंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, इलाहाबाद में कुल 12 सीटें हैं और 3 या 4 MLC हैं और 2 सांसद हैं। उन्होंने हम 4 विधायकों को छोड़कर, हमको, आदरणीय बिजमा जी को, हाकिम लाल बिंद जी को और गीता भारतीय जी को, 4 लोगों को छोड़कर बाकी को सबको मीटिंग बुलाया था और उन्होंने 3-3 करोड़ रुपया अपने विधायकों को और 5-5 करोड़ रुपया सांसदों को उन्होंने अतिरिक्त दे दिया और हम लोगों को पैसा नहीं दिया। मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि आपने पैसा नहीं दिया, मैं जानता ही हूं कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। जब आपने 15 लाख रुपया गरीब जनता को खाते में देने के लिए कहा नहीं दिया, आपने 2 करोड़ नौकरी देने के लिए कहा नहीं दिया, आपने काला धन लाने के लिए कहा आप नहीं लाए, आपने पूरे देश को विकास करने की बात कही, आपने कोई काम नहीं किया, आपने खाद उपलब्ध कराने की बात कही, खाद के लिए किसान को लाठी खाना पड़ा, आपने किसान की आय 2 गुनी करने की बात कही, आपने उसको 2 गुना नहीं किया, तो आपने हमसे झूठ बोला, कोई नया काम नहीं किया। इस बात पर हमें पूरा भरोसा है और इसलिए हम इस बात की चिंता भी नहीं करते कि आप क्या करोगे। हाँ, चिंता इस बात की करते हैं कि हमारा मतदाता, हमारा गांव में रहने वाला व्यक्ति, वो अपने बारे में कब सोचेगा, आने वाली पीढ़ी के बारे में कब सोचेगा। जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी, एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देते, कोई भी सरकार, जैसे मेरी सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि 1 लाख में कोई घर नहीं बन सकता, 1.25 लाख रुपया में कोई घर नहीं बन सकता। दूसरा, उन्होंने कहा कि गांव के जब प्रधानी का चुनाव होता है तो तमाम ऐसे प्रधान हैं जो हमारे मतदाता के विरोधी बन जाते हैं। गांव में 4 लोग चुनाव लड़े, हमारे मतदाता ही 4 भाग में हो जाते हैं गांव में, लेकिन विधानसभा में इकट्ठा हो जाते हैं। तो उन्होंने एक योजना चला दिया, उन्होंने चलाया योजना लोहिया आवास योजना, और उन्होंने उत्तर प्रदेश के खजाने से एक आवास के लिए 3.5 लाख रुपए दिया। और इतना नहीं किया, उसमें सोलर के साथ दिया कि आपको कुछ व्यवस्था न करनी पड़े। इतना ही नहीं किया उन्होंने कहा कि जो लिस्ट के अलावा जो सरकार की लिस्ट बनाई जाती है, उसके अलावा भी अगर गांव में कोई जरूरतमंद आदमी है तो उसका उसी लोहिया आवास में चयन करके सीधे उसको लोहिया आवास दिया जा सकता है। ये उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव की सरकार की योजना। जितनी भी योजनाएं गिनाओ, मैं समझता हूं, चूंकि कारण क्या था, श्रद्धेय नेताजी को पता था कि गांव का दर्द क्या है, उनको पता था कि गांव कैसे सुधर सकता है। हमारे नेता ने कहा कि अगर बड़ी बीमारी होगी, कैंसर, किडनी, लीवर, हार्ट, तो जितना पैसा लगेगा सब पैसा हम आपको देंगे। और हमारी सरकार ने शुरू भी कर दिया। लेकिन जब ये सरकार आई तो खत्म तो नहीं कर पाई, क्योंकि योजना बड़ी थी, हमारे नेता ने शुरू किया था। तो उन्होंने क्या किया, जब पिछली सरकार आई तो उन्होंने उसका आधा कर दिया। जैसे अगर कोई गरीब आदमी है, 4 लाख के इलाज के इंतजाम है, जरूरत है, तो 2 लाख आप दे भी दोगे तो 2 लाख किस काम का है? वो 2 लाख बेकार है। वो 2 लाख रुपया खेत बेच के लाएगा तो उससे 4 लाख खेत बेच के ले आएगा। खुद अकेले गिरवी हो रहा है तो अपने बेटे को भी गिरवी कर लेगा। देना है तो पूरा दो। लेकिन जब दोबारा उसकी आपने सरकार बना दिया तो उसने 50 को घटा के 40 है। आज गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति आप बता दो जिसके ऊपर बिजली का बिल गलत नहीं है, सबके ऊपर गलत है। आप रात दिन कहते हो कि तार ठीक नहीं है, ट्रांसफार्मर की क्षमता ठीक नहीं है, फला चीज नहीं ठीक है, लेकिन सरकार के कान पर कोई जूम नहीं रेंगता, क्योंकि उसको पता है कि हमारा 5 किलो और कॉलोनी पर्याप्त है। लेकिन 5 किलो का भी हालत आपने बता दिया, आपने 5 किलो का भी हालत बता दिया कि आपको 5 किलो 3.5 किलो मिलता है।
आपने उसका भी हालत बता दिया। मैं आज आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देने आया हूँ, आपका आभार प्रकट करने आया हूँ और आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। दूसरा, आपसे चर्चा करने आया हूँ कि मुझे भी आप अपना बेटा मानकर, जैसे कोई जिम्मेदारी आप घर वाले बेटे को देते हैं, वैसे कोई जरूरत पड़े तो हमें भी बेटा मानकर अपनी जिम्मेदारी देने का काम करिएगा, ये मैं आपको कहूँगा। दूसरा बहुत बड़ा सवाल है जो हल हो सकता है। अभी आदरणीय बाबूजी ने भी और आप सब लोगों ने भी धान का सवाल उठाया। सरकार की जो नीतियां बहुत गलत है। सरकार की मंशा ही नहीं है आपकी धान खरीदने। अगर जिस दिन सरकार की मंशा हो जाएगी आपकी धान खरीदने की, उस दिन आपकी धान बिक जाएगी। सरकार की मंशा केवल कागज के पन्नों पर है और उसका लाभ बिचौलिया लेता है, उसका लाभ व्यापारी लेता है। आपको भी पता होगा कि व्यापारी जब आपसे धान लेके जाता है, चाहे 1400, चाहे 1300, चाहे 1500, तो पैसा आप ही के खाते में डलवाता है। इसका मतलब है कि वो जाके सेंटर पर ही बेचता है। इसका मतलब बिचौलिया लाभ है। अब हम आपको एक रास्ता बताते हैं और आपको अभी से मैं बताऊँ। जैसे जो साथी मेरे पास आए हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं, जब मैं विधायक बना तो मैंने डीएम से मिला और आरएफसी से मिला और मैंने उनसे कहा कि चूंकि मैं आपके इस विभाग के बारे में बहुत जानता हूं, इसलिए मैं धान खरीदवाना चाहूंगा, तो इसका रास्ता सबसे अच्छा ये है कि आप सेंटर बढ़ा दो, जिससे कम से कम कल ये शिकायत ना आए कि धान नहीं बिक रही। और इस बार आपके क्षेत्र में पिछली बार से ज्यादा सेंटर हमने करवाया, ज्यादा हमने करके बढ़ाया। और उसकी मंशा मेरी केवल इतनी थी कि कुछ यहाँ बिक जाएगा, कुछ वहाँ बिक जाएगा, काम सबका हो जाएगा। लेकिन सरकार ने फिर उसमें पेच लगा दिया। सरकार ने उसमें ये पेच लगा दिया कि आप जिस सेंटर पे एक बार बेचेंगे, दोबारा भी आप उसी सेंटर पर बेचेंगे। आप फंस गए फिर वहीं पे जाके। अब वो कहता है इंस्पेक्टर कि आपका 50 कुंटल ले लिए तो 50 नहीं लेंगे, 50 दूसरे का लेंगे, फिर तीसरे का लेंगे, फिर चौथे का लेंगे। आप उसका रजिस्टर तो देख नहीं पाओगे, आप उसको समझा नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ से लेकर ऊपर तक सब मिली भगत है। हम बहुत नजदीक से जानते हैं सब चीजें। इसलिए मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराया करो, तो रजिस्ट्रेशन कराते समय जैसे पिता के नाम जमीन है और 2 बेटे भी हैं, तो आप साथ में पिता के साथ साथ बेटों का जितना हिस्सा आता हो उसके बटाईदार में जरूर रजिस्ट्रेशन कराइए, जो कानूनी दांव पे। जैसे आप, मेरे पिता के नाम मान लीजिए 30 बीघे जमीन है, मैं 2 भाई हूँ तो 15-15, 10-10 मेरे नाम हो गया, 5 उनके नाम, 10 उनके नाम हो गया। तो हमारे पास 3 रजिस्ट्रेशन हो गया। तो उनकी मजबूरी है कि तीनों नंबर को देना पड़ेगा और उनको तीनों लोगों की धान खरीदनी पड़ेगी। अब इसके अलावा मैं अपनी तरफ से एक बात आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप लोग सेंटर पे जाया करिए और जिस भी सेंटर रजिस्ट्रेशन जिसके पास हो, जितने भी लोग आपके आसपास पड़ोस के लोग हों, जिसकी धान न बिके उसकी एक फोटो कॉपी हमको दे दिया करिए। धान खरीदना उसकी मजबूरी, उसकी हैसियत नहीं है कि वो आपकी धान न करिए, इस बात का आपको भरोसा है। लेकिन ये काम शुरुआत में कर लिया करिए। जैसे ही धान बिकना शुरू हो, आप रजिस्ट्रेशन करा करके एक कॉपी अपने पास रखिए, जिसका न बिके उसकी एक कॉपी हमको दे दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उसकी हैसियत नहीं है कि न खरीदे। धान बिकवाने का काम हमारा, गेहूं बिकवाने का काम हमारा। जिस सोसाइटी में डीएपी ना आए, अगर आपको पता है कि सोसाइटी में डीएपी नहीं है या काला बाजारी है, तो आप इसकी सूचना भी हमको दें। जैसे अमिलिया या आपके अखरी साहब सोसाइटी में मैंने 3 बार बात किया, मुझे कोई आदमी देने वाला लिख के सूचना देने वाला नहीं मिला।